The Almanac of Naval Ravikant. A Guide to Wealth and Happiness. Book by Eric Jorgensen. अमीर बनना सिर्फ किस्मत की बात नहीं है, खुशी सिर्फ एक गुण नहीं है जिसके साथ हम पैदा हुए हैं। ये एस्पिरेशंस पहुंच से बाहर लग सकती हैं, लेकिन बिल्डिंग वेल्थ और खुश रहना ऐसे स्किल्स हैं जिन्हें हम सीख सकते हैं। एरिक जॉर्जेंसन ने इस शानदार किताब द एल्मनैक ऑफ नवल रविकांत में ठीक यही सिखाया है। वेल्थी बनने के लिए आवश्यक स्किल्स पर इस किताब में विस्तार से चर्चा की गई है ताकि आप भी वेल्थी की टाइटल प्राप्त कर सकें। आज हम एरिक जॉर्जेंसन द्वारा लिखी गई किताब द एल्मनैक ऑफ नवल रविकांत के बारे में बात करने वाले हैं। अमीर बनना सिर्फ किस्मत के बारे में नहीं है, खुशी केवल एक गुण नहीं है जिसके साथ हम पैदा हुए हैं। ये आकांक्षाएं पहुंच से बाहर लग सकती हैं, लेकिन वेल्थ को बिल्ड करना और खुश रहना ऐसे स्किल हैं जिन्हें हम सीख सकते हैं। तो ये स्किल्स क्या हैं और हम इन्हें कैसे सीखते हैं? वे कौन से सिद्धांत हैं जो हमारे प्रयासों को दिशा देते हैं? प्रति वास्तव में दिखती कैसी है? नवल रविकांत एक उद्यमी, दार्शनिक और निवेशक हैं जिन्होंने धन को बनाने और दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म सुख का निर्माण करने के अपने सिद्धांतों से दुनिया को प्रभावित कर लिया है। द एल्मनैक ऑफ नवल रविकांत नवल के पिछले 10 साल के ज्ञान का संग्रह और अनुभव है। ये एक हाउ टू बुक या स्टेप बाय स्टेप स्कीम नहीं है। इसके बजाय नौसेना के खुद के शब्दों के माध्यम से आप सीखेंगे कि एक सम्मानित, समृद्ध जीवन की ओर अपने अद्वितीय पथ पर कैसे चलें। इस पूरी समरी को हम 2 पार्ट में चर्चा करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले डिटेल में जानेंगे वेल्थ के बारे में और उसके बाद हम खुशी के बारे में जानेंगे। धन, वेल्थ और मनी में क्या अंतर है? मनी वो है कि हम किस तरह अपनी वेल्थ को ट्रांसफर करते हैं। मनी सोसाइटी से कमाए हुए क्रेडिट्स होती है। वेल्थ वो चीज़ है जो हम सब चाहते हैं। वेल्थ ऐसी एसेट्स होती है जो आपको सोते सोते भी पैसे देते हैं। वेल्थ एक कंप्यूटर प्रोग्राम भी है जो रात को भी काम करता है। यहाँ तक कि बैंक में पड़े पैसे भी वेल्थ है। तो जो वेल्थ की डेफिनेशन है वो है बिजनेस और एसेट्स जो आपके सोते सोते भी पैसे कमा रहे होते हैं। स्पेसिफिक नॉलेज को ढूंढें और उसे बिल्ड करें। विशिष्ट ज्ञान सीखी नहीं जा सकती, लेकिन उससे सीखा जा सकता है। जब नवल स्पेसिफिक नॉलेज की बात करते हैं तो उनका मतलब है कि वो चीज़ जानना जो आप अपने बचपन या अपने टीन्स में बिना किसी प्रयास के कर रहे। कोई ऐसी चीज़ जिसे आपने स्किल समझा ही नहीं, लेकिन आपके आसपास के लोगों ने नोटिस किया। आपकी माँ या आपके बेस्ट फ्रेंड को आपकी स्पेसिफिक नॉलेज के बारे में पता होगा। विशिष्ट ज्ञान एक संयोजन है आपकी यूनिक आदतों का जो आपके डीएनए में है, आपकी अनूठी यूनिक परवरिश का और आपका इन सभी चीज़ों के लिए प्रतिक्रिया का। ये आपकी व्यक्तित्व और पहचान के अंदर मिली होती है। पहला इंसान जिसने नवल की विशिष्ट ज्ञान को पॉइंट आउट किया था वो थी उनकी माँ। ये वो समय था जब नवल 16 साल के और वो अपने दोस्तों को कह रहे थे कि वो एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट बनेंगे और उनकी माँ ने कहा, नहीं, तुम बिजनेस में जाओगे। नवल ने कहा, ये मेरी मम्मी क्या कह रही है, मैं बिजनेस में जाऊंगा। उनकी माँ को पता था कि वो क्या कह रही थी, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को बिल्कुल पास से नोटिस किया था। स्पेसिफिक नॉलेज अपने अंदर के टैलेंट को और अपनी जेन्युइन क्यूरियोसिटी को परस्यू करके आती है। ये ऐसा नहीं है कि जो भी करियर ट्रेंडी हो उसमें चले गए या जो भी बिजनेस इन्वेस्टर्स कह रहे हैं उसमें चले गए। अगर आपने कभी अपने पैसे को इन्वेस्ट किया है या फिर कभी फाइनेंस के बारे में कुछ पढ़ा है तो आप इस शब्द के सामने जरूर आए होंगे, कंपाउंडिंग। कंपाउंड इंटरेस्ट सिर्फ फाइनेंस की दुनिया में ही नहीं बल्कि जिंदगी की हर जगह पर इस्तेमाल होता है। जिंदगी में सारे रिटर्न्स, चाहे ज्ञान में हो, रिश्तों में हो या वेल्थ में हो, कंपाउंड इंटरेस्ट से ही आते हैं। इसके सबूत के लिए आप समाज के सबसे बड़े रोल्स को देख सकते हैं कि क्यों कोई इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ है या कोई इतने करोड़ रुपए को कैसे संभाल रहा है। इसका जवाब है कि लोग उन पर विश्वास करते हैं। उनके ऊपर इसलिए विश्वास किया जाता है क्योंकि उन्होंने जो रिश्ते बनाए हैं वो कंपाउंड हो गई है, मतलब 10 गुना या 20 गुना हो गई है। अकाउंटेबिलिटी लेना, अमीर बनने के लिए आपको लेवरेज की जरूरत होगी। लेवरेज श्रम हो सकता है, पैसा हो सकता है,
कोड या मीडिया हो सकता है। लेकिन इनमें से काफ़ी सारी चीज़ें लोगों को आपको देनी पड़ेगी। इनमें से कुछ चीज़ें जैसे लेबर या कैपिटल को लेने के लिए आपको लोगों को विश्वास दिलाना होगा और यहीं पर जवाबदेही का कॉन्सेप्ट आता है। जवाबदेही एक दो-धारी तलवार के जैसी है। जब चीज़ें अच्छी चलती है तो आप क्रेडिट ले सकते हैं, लेकिन अगर चीज़ें सही से नहीं चलती तो आपको असफलता को अपने नाम पर लेना होगा। मतलब सब नेगेटिव आपको ही सुनना पड़ेगा। हम अब भी अपने नाम पर पब्लिक में फेल ना होने के लिए सोशली हार्ड वायर्ड हैं। जिन लोगों के पास पब्लिक के आगे फेल होने की काबिलियत होती है वो असल में बहुत पावर गेन करते हैं। लोगों को और भी जवाबदेही लेनी चाहिए क्योंकि मॉडर्न सोसाइटी में डाउनसाइड उतना ज्यादा नहीं है। यहाँ तक कि एक अच्छे इकोसिस्टम में पर्सनल बैंक्रप्सी भी खत्म हो जाती है। किसी बिजनेस में इक्विटी बनाएं या खरीदें। किसी बिजनेस में इक्विटी को ओन करना अमीर बनने के लिए क्यों जरूरी है? इसका जवाब है मालिक बनना वर्सेस नौकरी करना। अगर आपको पैसे अपने समय को देकर मिलते हैं, भले ही आप वकील हो या डॉक्टर हो, आप थोड़े पैसे तो कमा लेंगे, लेकिन आप वो पैसे नहीं कमा पाएंगे जो आपको आर्थिक रूप से मुक्त कर सकेंगे। आपके पास पैसिव आय नहीं होगी और आप सोते सोते पैसे नहीं कमा पाएंगे। बिना ओनरशिप के आपके आउटपुट आपके इनपुट्स के साथ बारीकी से बंधे हैं। लगभग हर सैलरी जॉब, जिनमें भले ही ज्यादा सैलरी हो, जैसे वकील या डॉक्टर, आप तब भी जितने घंटे काम करेंगे आपको उतने ही पैसे मिलेंगे। अगर आप उन डॉक्टर्स को देखते हैं जो अमीर हुए हैं, हमारा मतलब असली अमीर वो इसलिए हुए हैं क्योंकि उन्होंने एक बिजनेस ओपन किया है, उन्होंने अब निजी प्रैक्टिस शुरू कर दी है, और या फिर वो किसी तरह का मेडिकल डिवाइस बनाते हैं या कोई बौद्धिक संपदा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाते हैं। लेवरेज करने की स्थिति ढूंढे। हम अनलिमिटेड लेवरेज की उम्र में रह रहे हैं और अगर आप अपनी वास्तविक जिज्ञासा को फॉलो करेंगे तब आप बहुत पैसे कमा सकते हैं। अपनी वास्तविक बौद्धिक जिज्ञासा इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी को फॉलो करना आपके करियर के लिए ज्यादा अच्छा है, न कि उस चीज को फॉलो करना जो कि आज पैसे बनाकर दे रही है। आपको कुछ ऐसी चीज करनी आना चाहिए जब वो मांग डिमांड में होगी और दूसरे लोग उसे करना नहीं जानते हो। कुछ ऐसे उत्पाद या सेवा के बारे में सोचें जो समाज को चाहिए, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उसे पाएं कैसे। जैसे 2007 में स्टीव जॉब्स ने देखा कि लोगों को स्मार्टफोन की जरूरत है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि उसे बनाएं कैसे। आप बस अपनी स्किल को डेवलप करते रहें और उस समय का इंतजार करें जब दुनिया में कुछ नया आए। उन्हें जिस स्किल की जरूरत है वो आपके पास हो। आप तब तक अपना नाम और अपना ब्रांड यूट्यूब पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पर बनाओ, क्योंकि जब समय आएगा तब आप उसी चीज को मैक्सिमम लेवरेज के साथ कर पाएंगे। लेवरेज के 3 ब्रॉड क्लासेस है। लेवरेज का पहला रूप है श्रम, जहां दूसरे लोग आपके लिए काम करते हैं। ये सबसे पुरानी फॉर्म ऑफ लेवरेज है और इस मॉडर्न वर्ल्ड में उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। दूसरे लोगों को मैनेज करना बहुत मुश्किल है, इसके लिए बहुत अच्छी लीडरशिप स्किल्स की जरूरत होती है। दूसरा लेवरेज मनी लेवरेज का एक अच्छा फॉर्म है। इसका मतलब है कि जब आप कोई भी फैसला लेते हैं तो आप उसे पैसे से मल्टीप्लाई करते हैं। पैसे को मैनेज करना लोगों को मैनेज करने से आसान है। और लेवरेज का अंतिम रूप है सबसे लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक रूप, ये है जिनको दोहराने में पैसे नहीं लगते। इसके अंदर किताबें, मीडिया, मूवीज, कोड आते हैं। एक डेवलपर ने ऐप बनाया और अब वो हमेशा के लिए चलता ही जा रहा है। एक यूट्यूबर ने वीडियो एक बार बनाया और अब उसे करोड़ों लोग देख रहे हैं। बेचना सीखो, बनाना सीखो। अगर आप दोनों कर सकते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता। ये दोनों 2 अलग अलग श्रेणियां हैं। एक है उत्पाद बनाना, ये मुश्किल है। इसके अंदर डिजाइन आ सकता है, डेवलपमेंट आ सकता है, मैन्युफैक्चरिंग आ सकती है। हर एक इंडस्ट्री में बिल्डर की परिभाषा अलग होती है। जैसे टेक इंडस्ट्री में सीटीओ होता है, लॉन्ड्री बिजनेस में वो होता है जो कि लॉन्ड्री सर्विस दे रहा है। दूसरी श्रेणी है बिक्री। बेचना एक काफी बड़ी टर्म है। बेचने का मतलब सिर्फ ग्राहकों को बेचना ही नहीं होता। इसका मतलब मार्केटिंग भी हो सकता है, इसका मतलब बातचीत करना भी हो सकता है,
ये एक बड़े छाते के जैसा है। दो मौलिक खेल होते हैं जो लोग अपनी जिंदगी में खेलते हैं। पहला है पैसों का खेल। मनी गेम लोग इसलिए खेलते हैं क्योंकि पैसा आपकी सारी समस्या तो सॉल्व नहीं करता, लेकिन वो आपकी मनी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। लेकिन उसी समय काफी सारे लोग जो अंदर ही अंदर ये मानते हैं कि वो पैसे नहीं कमा सकते, वो कोई भी वेल्थ क्रिएशन होने देना ही नहीं चाहते, तो वो पूरी एंटरप्राइज को अटैक करके कहते हैं कि पैसा कमाना बेकार है, हमें ये सब नहीं करना चाहिए। लेकिन वो दूसरा गेम खेल रहे होते हैं जिसे स्टेटस गेम कहते हैं। स्टेटस एक जीरो सम गेम है, मतलब इससे किसी को फायदा नहीं होता। ये काफी पुराना गेम है, हम इसे जंगलों के समय से खेलते आ रहे हैं। कौन नंबर 1 आया, कौन नंबर 2 आया, कौन नंबर 3 आया, और नंबर 3 को नंबर 2 पर जाने के लिए नंबर 2 को हटाना होगा। स्टेटस गेम में दिक्कत यह है कि आपको जीतने के लिए किसी और को नीचे गिराना पड़ता है। ऐसा काम ढूंढो जो खेल की तरह लगे। हम शिकारी की तरह जीते थे और तब हम सब अपने लिए काम करते थे। लेकिन कृषि आने के बाद हम धीरे धीरे स्टेटस गेम में घुसने लगे। औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और फैक्ट्रीज ने हमें और श्रेणीबद्ध हायरार्कियल बना दिया, क्योंकि हर इंसान तो अपनी फैक्ट्री नहीं चला सकता। लेकिन अब इंटरनेट की वजह से हम उसी समय में फिर से वापस जा रहे हैं जहां ज्यादा से ज्यादा लोग खुद के लिए काम कर सकते हैं। आपका पैसे के लिए प्यार, पैसा सारे फसाद की जड़ नहीं है, पैसे में कोई बुरी बात ही नहीं है। लेकिन पैसे से प्यार करना और बस पैसे की ही रट लगा कर बैठना बुरा है। ये इसलिए बुरा नहीं है कि आपको समाज क्या कहेगा, ये आपके लिए बुरा है। पैसे से प्यार करना इसलिए बुरा है क्योंकि ये प्यार कभी खत्म नहीं होगा। अगर आप पैसे से प्यार करते हैं और आप उसे कमा लेते हैं, तब आपके लिए कभी काफी नहीं होगा। आपके पास कभी इनफ इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये जो पैसों की चाह है वो किसी नंबर पर जाकर खत्म नहीं होती है। जब आप पैसे कमाते हैं तब आप और पैसे चाहते हैं और फिर आपको डर लगता है कि कहीं आप वो पैसे खो ना दें। इस पैसे के कांस्टेंट प्यार से दूर रहने का सबसे अच्छा तरीका है जब आप पैसे कमाते हैं तब अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड ना करना। खुशी, हम हमेशा इसमें फंसे रहते हैं कि हमें ये चाहिए या हमें वो चाहिए। खुशी एक ऐसी स्टेट है जहां कुछ भी मिसिंग नहीं होता। मतलब आपको जो भी चाहिए, जितना चाहिए, वो आपके पास होता है। जब आपके पास कुछ भी मिसिंग नहीं होता तब आपका दिमाग शांत हो जाता है और बीते हुए कल पर पछतावा करना और आने वाले कल के लिए प्लान बनाना बंद कर देता है। लोग गलती से ये मानते हैं कि खुशी का मतलब सकारात्मक विचार और सकारात्मक कार्य होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। खुशी सकारात्मक विचारों के बारे में नहीं है, ये ना ही नकारात्मक विचार के बारे में है। खुशी का मतलब इच्छाओं का ना होना है, खासकर बाहरी चीजों की इच्छाओं का। खुशी को प्रेजेंस की जरूरत होती है। किसी भी समय जब आप चल रहे होते हैं तो आपके दिमाग का काफी कम प्रतिशत वर्तमान क्षण में होता है। बाकी का दिमाग या तो बीते हुए कल के बारे में सोच रहा होता है या आने वाले कल के लिए प्लान कर रहा होता है। इसकी वजह से आपको असली अनुभव नहीं हो पाता है। ये आपको आपके आसपास की हर चीज में सुंदरता देखने से रोक रहा है और आप जहां पर भी हैं उस पल के लिए आप कभी आभारी भी नहीं हो पाएंगे। अगर आप बस भविष्य के बारे में ही सोचते रहें तो आप सच में अपनी सारी खुशियों को खत्म कर लेंगे। आज हम नई कार लाए, अब मैं कार का घर पे आने का इंतजार कर रहा हूं और हर रात हम उस कार के बारे में हर जगह पढ़ते रहेंगे। ये सब हम क्यों करते हैं? क्योंकि वो बस एक कार है जो हमारी जिंदगी में ना के बराबर मदद करने वाली है। हमें पता है कि जैसे ही कार घर पर आएगी हम उसके बारे में सोचना बंद कर देंगे। बात यह है कि हम बाहरी चीजों के आदी हो चुके हैं और हम ये सोचने लगे हैं कि बाहर की चीज से हमें खुशी मिलेगी, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तब खुश हो जाऊंगा जब मुझे वो चीज मिल जाएगी, फिर भले ही वो चीज कुछ भी हो। ये बहुत बड़ी गलती है जो हम पूरे दिन करते रहते हैं। इंसान की सारी परेशानी इसीलिए आती है क्योंकि वो शांति से एक कमरे में भी नहीं हो सकता। अगर आप शांति से 30 मिनट के लिए ही बैठ सकते हैं
और खुश रह सकते हैं तो आप सफल हैं। ये काफी ताकतवर जगह होती है, लेकिन यहाँ पर कुछ ही लोग पहुंच पाते हैं। अगर आप अंदर और बाहर शांत हैं, तो इसकी वजह से आपको खुशी मिलेगी। मुझे ऐसा नहीं लगता कि जिंदगी मुश्किल है, बल्कि हमने इसे मुश्किल बना दिया है। नवल के लिए जलन के इमोशन से ऊपर उठना काफी मुश्किल था। ये एक जहरीला इमोशन है, क्योंकि दिन के अंत में आपको जलन से छुटकारा नहीं मिला, और आप जिसे देखकर जल रहे हैं उसे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। वो आज भी सफल है और अच्छे दिख रहे हैं। खुशी भी एक स्किल है, जैसे न्यूट्रिशन एक स्किल है, डाइटिंग एक स्किल है, फिट होना स्किल है, पैसे कमाना स्किल है। वैसे ही खुशी भी एक स्किल है। ये वो चीज नहीं है जिसके साथ आप पैदा होते हैं। अब कोई खुशी की स्किल को कैसे बिल्ड कर सकता है? आप अच्छी आदतें बना सकती हैं और वो आपको खुशी देने में मदद करेंगे। चीनी ना खाना आपके मूड को स्थिर, स्टेबल रख सकता है। अल्कोहल ना पीना आपके मूड को और स्टेबल कर सकता है। और हाँ, वीडियो गेम खेलना आपको अभी तो खुशी दे सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म देखा जाए तो वो आपकी खुशी को खराब कर रहा है। मुख्य बात यह है कि आपको अपनी उन बुरी आदतों को अच्छी आदतों के साथ बदलना होगा, जिन्हें आप बिना सोचे समझे करते हैं। दिन के अंत में आप अपनी आदतों का और जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं उसका एक संयोजन, कॉम्बिनेशन है। नवल यहाँ पर अपने एक पर्शियन दोस्त की बात बताते हैं, जिसका नाम है behzad। वो जिंदगी से बहुत प्यार करता है और वो उन लोगों के साथ बिल्कुल भी बात नहीं करता जो खुश नहीं रहते। अगर आप behzad से पूछेंगे कि उसका सीक्रेट क्या है, तो वो कहेंगे कि क्यों पूछना बंद करो और वाह बोलना शुरू करो। दुनिया इतनी गजब की जगह है। हम इंसान हर चीज को हल्के में लेते हैं। देखो अभी मैं और आप क्या कर रहे हैं। हम सब अपने घर पर हैं, छत के नीचे हैं, आप ये समरी पढ़ रहे हैं। हम दोनों तो दो बंदर होते जो किसी जंगल में बैठकर सूरज को डूबते हुए देख रहे होते। अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे तो आप ये देख पाएंगे कि हमारे पास हर समय कितने सारे गिफ्ट्स हैं। हमें बस यही करना है। यहाँ पर नवल अपनी आदतें बताते हैं जिनसे उन्हें खुशी हासिल करने में मदद मिली। सबसे पहली आदत है ध्यान। ध्यान का उद्देश्य है कि दिमाग कैसे काम करता है। ध्यान का बस सरल सा मतलब है कि हर एक पल के बारे में जागरूक रहना। मतलब अगर आप चल रहे हैं तो चलने पर ध्यान देना। नवल ये भी कहते हैं कि हर रोज वर्कआउट करने से वो और ज्यादा खुश इंसान बन गए। अगर आपके पास शरीर की शांति है तो दिमाग को शांत करने में आसानी होगी। अब हम लोग आदतें कैसे बदल सकते हैं? एक आदत को लें, उसके लिए इच्छाएं बनाएं, उसे विजुअलाइज करें, उसके लिए एक रास्ता परिभाषित करें। नीड्स, ट्रिगर्स और सब्स्टिट्यूट्स को आइडेंटिफाई करें। अपने दोस्तों को बताएं और बहुत ज्यादा ट्रैक करें। जिंदगी की किसी भी स्थिति में हमारे पास 3 चॉइसेस होती है, या तो आप उस स्थिति को बदल सकते हैं, या आप उसे स्वीकार कर सकते हैं, और या आप उसे छोड़ सकते हैं। अगर आप उस स्थिति को बदल सकते हैं तो वो एक इच्छा होगी। जब तक आप उस स्थिति को बदलेंगे नहीं, तब तक वो आपको पीड़ित करेगी। उदाहरण के लिए, अगर कोई गरीब है तो वो अमीर बनने की इच्छा करेगा, और जब तक वो अपनी हालात को बदल नहीं देता वो तब तक पीड़ित ही रहेगा। जो अच्छा विकल्प नहीं है वो है कि बैठ कर ये विश करना कि आप इस स्थिति को बदलेंगे, लेकिन उससे नहीं बदलना। आप उसे छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हो। जो वाक्यांश नवल उपयोग करते हैं वो बस एक ही शब्द है, स्वीकार करें। तो स्वीकृति होती कैसी है? ये बिल्कुल ठीक है कि आपने जो किया है उसका क्या रिजल्ट होगा। हमें हर समय वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, लेकिन कभी कभी ये बेस्ट के लिए हो रहा होता है। जैसा गीता में लिखा है, जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। एक्सेप्टेंस के एटीट्यूड को पाना काफी मुश्किल है। तो यहाँ पर नवल अपने कुछ हैक्स शेयर करते हैं जिनसे उन्हें स्थितियों को स्वीकार करने में काफी मदद मिली। पहला हैक है पीछे मुड़कर देखना। मतलब जब आप पर पहले ऐसी स्थिति आई थी तो उसके बाद क्या हुआ था? पिछली बार जब आप बिजनेस में फेल हुए तब क्या हुआ? पिछली बार जब आपको स्वास्थ्य समस्याएं हुई तब क्या हुआ?
आप उस स्थिति से आई सुधार और विकास को देख सकते हैं। वो एक और हैक बताते हैं। जब कोई बुरी स्थिति आती है तब वो अपने आप से पूछते हैं, किस स्थिति में क्या सकारात्मक है? ज्यादातर हर एक स्थिति में सकारात्मक होता है। अगर आप किसी स्थिति में पॉजिटिव नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तब आप अपने आप से ये कह सकते हैं कि अब यूनिवर्स मुझे कुछ नया सिखाने वाले है। अब मुझे शांति से उसकी बात सुननी है। ध्यान करना इतना शक्तिशाली क्यों है? आपकी सांसें उन जगहों में से एक है जहां पर आपका ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम वॉलंटरी नर्वस सिस्टम से मिलता है। ये अनैच्छिक है, लेकिन आप इसे कंट्रोल भी कर सकते हैं। ध्यान दिमाग के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग है। जैसे ज्यादा शुगर से बॉडी हैवी हो जाती है, वैसे ही ज्यादा डिस्ट्रैक्शन से माइंड भी हैवी हो जाता है। जब हम अकेले, अबाधित, अनडिस्ट्रैक्टेड अवस्था में समय बिताते हैं, तो इसकी वजह से हम मेंटली फैट से फिट हो जाते हैं। यहाँ पर नवल एक लाइफ हैक देते हैं। जब बिस्तर में हो तब ध्यान करो, या तो गहरा ध्यान होगा या आप सो जाएंगे। दोनों चीजों से फायदा है। आदत। मैं स्पेसिफिक गोल्स में विश्वास नहीं करता। स्कॉट एडम्स कहते हैं, सिस्टम सेटअप करो, गोल नहीं। अपने जजमेंट को ये पता लगाने के लिए इस्तेमाल करें कि किस तरीके के एनवायरनमेंट में आप आगे बढ़ सकते हैं, और फिर वैसा ही एनवायरनमेंट अपने आसपास बनाएं जिसकी वजह से आप स्टैटिस्टिकली सक्सीड हो। नवल कहते हैं, वो ग्रह के सबसे सफल इंसान नहीं बन पाएंगे और ना ही वो बनना चाहते हैं। वो बस अपना सबसे सफल वर्जन बनना चाहते हैं। वो इस तरीके से जीना चाहते हैं कि अगर उनकी जिंदगी 1000 बार खेले तो उसमें से 999 बार नवल सफल रहे। वो अरबती नहीं है, लेकिन वो हर समय अच्छा करते हैं। उनको जिंदगी की हर एक पहलू में सक्सेस नहीं मिली, बस उन्होंने सिस्टम सेटअप किए जिस वजह से वो कुछ ही जगह फेल हुए। जब नवल जवान थे तब वो फ्रीडम को बहुत ज्यादा वैल्यू करते थे। फ्रीडम उनकी कोर वैल्यूज में से एक थी, वो अब भी है। वो अब भी उनके टॉप 3 वैल्यू में है, लेकिन अब आज़ादी की परिभाषा अलग है। उनकी पूरी परिभाषा थी स्वतंत्रता, स्वतंत्रता की वो जो भी चाहे वो कर सके। आज़ादी वो करने की जो आप चाहते हैं और जब आप चाहते हैं। अब जो वो आज़ादी चाह रहे हैं वो है आंतरिक आज़ादी। ये है फ्रीडम फ्रॉम प्रतिक्रिया से आज़ादी, गुस्सा होने से आज़ादी, दुखी होने से आज़ादी। अब वो फ्रीडम फ्रॉम ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो पहले फ्रीडम टू ढूंढ रहे थे। उम्मीदों से आज़ादी। अगर आप दूसरे लोगों को हर्ट करते हैं क्योंकि उन्होंने आपसे उम्मीदें लगा रखी हैं, तो वो उनकी समस्या है। अगर आपने उनके साथ कोई समझौता किया है, तब वो आपकी समस्या है। लेकिन अगर उनकी आपसे उम्मीदें हैं, तब वो पूरी उनकी समस्या है। इसका आपसे कुछ लेना देना नहीं है। उनकी लाइफ से काफी सारी उम्मीदें होंगी। जितनी जल्दी आप उनकी उम्मीदों को खत्म करें, उतना अच्छा है। अपने समय की वैल्यू करो, यही आपके पास है। ये आपके पैसे से भी ज्यादा जरूरी है, ये आपके दोस्तों से भी ज्यादा जरूरी है, ये हर एक चीज से ज्यादा जरूरी है। अपने समय को बर्बाद मत करो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप रिलैक्स नहीं कर सकते। जब तक आप वो कर रहे हैं जो आप चाहते हैं, तब तक वो एक समय की बर्बादी नहीं है। लेकिन अगर आप अपना समय उन चीजों को करने में खर्च नहीं कर रहे हैं जो आप चाहते हैं, और ना ही आप कुछ कमा रहे हैं और ना ही कुछ सीख रहे हैं, तो आप कर क्या रहे हैं? दूसरे लोगों को खुश करने में अपना समय खर्च न करें। गुस्से से आज़ादी। गुस्सा क्या है? गुस्सा सिचुएशन के ऊपर से कंट्रोल के ना होने का मतलब है। गुस्सा एक कॉन्ट्रैक्ट है जो आप फिजिकल और मेंटल पेन में रहने के लिए अपने साथ करते हैं, वो भी तब तक जब तक सिचुएशन बदल नहीं जाती। अनियंत्रित सोच से आज़ादी। एक बड़ी आदत जिस पे नवल काम कर रहे हैं वो है अपने मंकी माइंड को बंद करना। जब हम बच्चे थे तब हम एक ब्लैंक स्टेट में थे। हम ज्यादातर प्रेजेंट में रहते हैं। हम ऐसी जगह रहते हैं जिसे नवल रियल वर्ल्ड कहते हैं। बड़े होने से ख्वाहिशों की शुरुआत हुई। आप काफी ज्यादा सोचने लगे, एक पहचान बनाने लगे और एक अहम भी बनाने लगे। अगर आप कहीं जाते हैं और वहां पर 1000 लोग हैं, एक दिया हुआ समय पर सब अपने से बात कर रहे होंगे।
वो जिस भी चीज़ को देख रहे हैं उसे लगातार जज भी कर रहे होंगे। वो फैंटेसी की दुनिया में जी रहे होते हैं कि कल क्या होने वाला है। ये समस्या हल करते समय तो अच्छा हो सकता है, लेकिन नवल कहते हैं कि ये हमारी खुशी के लिए काफी बेकार है। नवल के लिए मन एक सेवक और उपकरण होना चाहिए, ना कि एक मास्टर। उनका मंकी माइंड उन्हें 24/7 कंट्रोल और ड्राइव ना करे। जीवन का अर्थ, ये काफी बड़ा सवाल है कि जिंदगी का मकसद और मतलब क्या है। ये बड़ा सवाल है, इसलिए नवल ने इसके 2 जवाब दिए। पहला जवाब ये कि ये पर्सनल है। आपको अपना मतलब खुद ढूंढना पड़ेगा। किसी भी तरीके का ज्ञान आपको कोई भी देता हो, चाहे बुद्धा या नवल, आपको नॉनसेंस ही लगेगा। इसलिए आपको ये खुद ढूंढना पड़ेगा। तो जवाब जरूर नहीं है, सवाल जरूर है। आपको वहीं पर बैठकर सवाल को खोदना पड़ेगा। जब आपको वो जवाब मिलेगा जिसके साथ आप खुश हैं, तब वो आपकी लाइफ से रिलेटेड होगा। दूसरा जवाब ये कि लाइफ का कोई मतलब नहीं है। जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। ओशो कहते थे, ये पानी पे लिखने जैसा या रेत पर घर बनाने जैसा है। आप जो भी करेंगे वो खत्म हो जाएगा, जैसे कि ये ग्रह मिट जाएगा। यहाँ तक कि ग्रुप जो मंगल को कॉलोनाइज करेगा वो भी मिट जाएगा। कोई भी आपको कुछ पीढ़ी बाद याद नहीं रखने वाला, भले ही आप एक कलाकार हो, एक कवि हो या कोई भी। इसका कोई भी मतलब नहीं है।